देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो उसमें हम लोग ने दो केसेस लिए थे, एक था 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा था मेनी टू वन ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले पिछली क्लास से हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। हम लोग पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये बताइए, सॉल्व कीजिए, आपको खुद से भी ट्राई कीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कराते चले जाएं और आप उतारते चले जाएं। ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, यहाँ दिया है दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन for the real random variable. This question was asked in late 2008 for the real random variable x. ठीक है, over the entire x-axis. m and n are both positive real numbers. The equation relating m and n is, इसमें से कौन सा इक्वेशन होगा जो m और n को रिलेट कर रहा होगा? तो आप इसे कैसे निकालेंगे बताइए, आप में से कोई बताइए, फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। एनी केस? बताओ, तुम लोग से कोई बोलो भाई, माइक ऑन करो, बताओ कोई गेस की कैसे निकालें। देखो ये अगर ये पीडीएफ है तो पीडीएफ की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम लोग प्रॉपर्टी से चलेंगे। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स एक्स डी एक्स। अच्छा, ये एफ की जगह पी लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो नोटेशंस कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे लिख दिया है कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, दिस मस्ट बी इक्वल टू यूनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो दिस इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, ये एक इवन फंक्शन है, मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स है, तो ये एक इवन फंक्शन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज 0 टू इंफिनिटी ट्वाइस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, m e रेज़ टू पावर माइनस 2x, मॉड हटा देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ले रहे हैं, प्लस n e रेज़ टू पावर माइनस 3x dx. now this must be equal to 1, so this implies m, इसे इंटीग्रेट की क्या जगह, माइनस e रेज़ टू माइनस 2x बाई माइनस 2 and limits will be from 0 to infinity plus n e raised to power minus 3x divided by minus 3, limits from 0 to infinity, this must be equal to 1 by 2. So this implies m by 2 plus n by 3. आप लिमिट्स पुट कर दीजिए, इंफिनिटी के जगह 0 हो जाएगा, 0 पुट कीजिएगा 1 हो जाएगा, this must be equal to 1 by 2, और आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m प्लस 2 by 3n, this is equal to 1. कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कैसे सॉल्व किया हमने? यस सर। ठीक है, चलो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन, देखो अब तक इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में क्या फर्क था, हम लोग अब तक इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया, हम बोलते थे आपसे k की वैल्यू निकालिए, ये सिंपली एक कांस्टेंट है, इसमें दो कांस्टेंट दे दिया है n और m, लेकिन कह रहा है दोनों के बीच का रिलेशन निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? सेम फंडा, हमने कोई नया फंडा नहीं लगाया। अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कंसिडर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स x and y with identical distribution. देखो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, और आप लोग को ज्यादातर जो क्वेश्चन मिलता है वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल से मिलता है, एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन एक, जिसको शॉर्ट में आईआईडी भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या हो गया? इंडिपेंडेंट एंड ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। दो रैंडम वेरिएबल है, अब जैसे मान लो दो सिक्का ले लिए, दोनों को हम टॉस करते हैं, तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आप रैंडम वेरिएबल देखें तो क्या होगा, दोनों इंडिपेंडेंट है आपस में, दोनों सिक्का एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, और दोनों जो है आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, एक ही तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। द वेरिएबल्स एन एक्स एंड वाई टेक्स वैल्यू 0, 1, 2, प्रोबेबिलिटीज इतनी दे रखी है। ठीक है, तो दोनों के लिए, x के लिए भी y के लिए भी 0, 1 और 2 की जो प्रोबेबिलिटी है, p x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू p y इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 1 by 2 p x। देखो ये जो है एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है,
ठीक है। कैसे हमने कहा कि डिस्क्रीट यहाँ कहीं लिखा हुआ तो नहीं है डिस्क्रीट, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज ले रहा है ये सर्टेन डिस्क्रीट नंबर्स ले रहा है, 0 1 2 ये 3 वैल्यू ले रहा है, मतलब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात कर सकते हैं। x is equal to 1 is equal to p, y is equal to 1, this is equal to 1 by 4, and probability that x is equal to 2 is equal to probability that y is equal to 2 is equal to 1 by 4। अब देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, यस टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। Respectively, what is the conditional probability x plus y is equal to 2 provided x minus y is equal to 0? कोई गेस कैसे करेंगे हम लोग? देखिए इसको आप लोग फॉर्मूला मत खोजिए, इसको हम लोग सीधा सीधा चलते हैं। x और y के कितनी वैल्यूज हो सकती है, इसको यहाँ लिखते हैं। x और y के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और उसकी वजह से x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, और उसकी वजह से x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये हो सकता है 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है। ठीक है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 0 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई 0 हो जाएगा, x माइनस वाई 0 हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस वाई 1 हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस वाई। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये 1 हो जाएगा, हम सिर्फ डिफरेंस लेना कर तो। अच्छा नहीं, ये डिफरेंस नहीं लिया, x माइनस वाई लिया, चलो ठीक है, तो हम माइनस 1 कहेंगे। ये क्या है, 2 हो जाएगा, और ये माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे सम 1 है, डिफरेंस 1 है, सम 2 है, डिफरेंस 0 है, सम 3 है, डिफरेंस माइनस 1 है, सम 2 है, डिफरेंस 2 है, सम 3 है, डिफरेंस 1 है, सम 4 है, डिफरेंस 0। सही है। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कहाँ कहाँ हो रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 यहाँ हो रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 यहाँ हो रहा है। ये ऐसे होना चाहिए था, ये वाला केस देखते हैं, चलो इसको ऐसे बना लेते हैं। और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 यहाँ हो रहा है, 2 प्लस 0 ये। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इतनी जगहों पे हो रहा है, प्रोवाइडेड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कहां हो रहा है, फिर एक हो गया जहाँ पे x और x y माइनस वाई इज इक्वल टू 0 जो है, जो दूसरे कलर से ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 यहाँ हो रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक यहाँ भी हो रहा है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 यहाँ हो रहा है। ठीक है, इन तीन जगहों पे x वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताइए, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी अगर हम ले कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई 2 हो रहा है और x माइनस वाई 0 हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये सिंपली एक केस में हो रहा है। ये कब होगा कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 इनटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1, इसके अलावा तो कोई केस नहीं मिल रहा है, बताइए। नो सर, नहीं मिल रहा है ना ये, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 की कितना है, 1/4 है, इनटू प्रोबेबिलिटी। अच्छा ये इनटू क्यों कर दिया, डायरेक्टली इनटू इसलिए कर दिया क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स नहीं होता, तो फिर हम डायरेक्ट इनटू नहीं कर सकते थे, इनटू 1/4 करना होगा। प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 क्या हो रहा है बताओ, ये कब कब हो रहा है, तीन केसेस में हो रहा है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 इनटू प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 प्लस probability x is equal to 1 y into is probability y is equal to 1 plus probability x is equal to 2 into probability y is equal to 2। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, x is equal to 0 y is equal to 0, probability 1/2 है, तो 1/2 into 1/2 plus 1/4 into 1/4 plus 1/4 into 1/4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/16, 1/16, 1/16 plus 1/16 is 2/16 और 1/8,
एंड 1/4 इज इक्वल टू 2/8, तो ये हो जाएगा 3/8। अब देखो ये जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हमने निकाला था, तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने बताया था आपको p x प्लस वाई इक्वल टू 2 और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकाले x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ दिस विल बी इक्वल टू दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी p x प्लस वाई equal to 2 provided x minus y is equal to 0 into probability that x minus y is equal to 0। हो जाएगा इस तरह से, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इनटू पी एक्स माइनस, सिंपल वैसे ही निकाला हमने जैसे हम कहते नहीं थे कि प्रोबेबिलिटी ए और बी का जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी होता है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी। याद कीजिए, तो आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 को a ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को b ले लीजिए, निकल आएगा। तो ये आप कैसे निकालिएगा, ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, सॉरी ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सिंपली दिस डिवाइड बाय दिस, हाँ या ना, निकल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्रोवाइडेड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/16 डिवाइड बाय 3/8। सॉल्व कीजिए, 8 है 16 2 1/3 into 2, so this will be equal to 1/6। 1/6 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसको बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सीधा 1/6, देखो ये जो कॉमन मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। बहुत से लोग जो गलती करेंगे वो इसको क्लिक कर, ये इसको टिक करेंगे, ये एक कॉमन मिस्टेक है। 1/16 ये एक कैच है, याद रखिएगा, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये जो 1/16 है ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकल के नहीं आएगी, और ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग किए होंगे मेरे हिसाब से गेट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये जो हम निकालते हैं ना पी एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, जिसमें ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो निकालना कैसे था कि पहले आप निकालते कि x माइनस वाई 0 मिला कि नहीं, कि कब मिल रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, सब यहाँ निकालिए। अब उसके बाद जब x माइनस वाई 0 हो गया, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट बीइंग आस्क्ड, ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाता। ये समझ में आ गया आप लोगों को, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग इसमें आप घर पे आप प्रैक्टिस करें, कॉपी पे करते जा रहे हो कि नहीं करते जा रहे हो, सिर्फ देखते जा रहे हो नहीं दे रहे सर आप, क्या। सर थोड़ा थोड़ा छूट जा रहा है। चलो वो तो बाद में भी देखे कर लोगे, लेकिन हाँ चलो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, जब भी क्लास कर रहे हो तो अभी कर लो। चलो लिख लो, इसको लिख लिया पूरा, नहीं सर लास्ट लाइन बाकी है। चलो लिख लो। असल में मेरी आदत क्या है कि हम इस पेज पे घुसाने के लिए कहीं भी लिख देते हैं, तुम लोग के कॉपी पे साफ सुथरा रहेगा। हमें वीडियो शेयर कर देंगे, बैक करके पॉज करके देख सकते हो। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक डिस्क्रीट रैंडम दिया हुआ है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्सेप्ट एक्स वैल्यूज फ्रॉम 1 to 5 विद प्रोबेबिलिटीज, तो x की वैल्यू जो हो सकती है 1 2 3 4 5 हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, ऑब्वियसली सबका सम 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसका मीन निकाला और इस निकाला कि मीन ऑफ x इज 3.5, इसके टीचर ने उसका वेरिएंस निकाला, कहा कि वेरिएंस इज 1.5, बताओ कौन सही है। तो इस क्वेश्चन वो सीधा सीधा ये पूछ सकता था कि भाई इसका मीन और वेरिएंस को कैलकुलेट करो, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्वेश्चन को ऐसे कर दिया है। अल्टीमेटली यू नीड टू फाइंड आउट मीन एंड द वेरिएंस, हाउ विल कैलकुलेट द मीन। देखो म्यू एक्स कैसे निकालिएगा, म्यू एक्स विल बी इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू, या k दिया तो k लिख देते, k इज इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, क्या हो जाएगा xi fx xi,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू है, xi की वैल्यू 1 है, 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पे fxxi कितनी है, 0.1 है, 1 इंटू 0.1, 2 इंटू 0.2, 3 इंटू 0.4 प्लस 4 इंटू 0.2 प्लस 5 इंटू 0.1, कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0.1 प्लस 0.4 प्लस 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.5. So this is equal to 0.1, 0.4, 1 4 5 12 5 17 17 5 22 और 8 30, यानी कि 3.0. ठीक है, तो म्यू एक्स इज 3.0, टीचर स्टूडेंट का क्या आया था 3.5, तो स्टूडेंट गलत है, आप टीचर को भी चेक कर लें. ठीक है, टीचर को कैसे चेक करेंगे, वैल्यूज निकालने के लिए पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लीजिए. मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालिएगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू 5 x आई लिखे कर दीजिए, यहाँ पे जब हम k लिखे थे इसको k कर दीजिए, एक्स के स्क्वायर इंटू एफ एक्स के. तो एक्स के स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0.1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 0.2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 0.4 प्लस 16 इंटू 0.2 प्लस 25 इंटू 0.1. So this will be equal to 0.1 plus 0.8 plus 3.6 plus 3.2 plus 2.5. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 1 9 6 15 2 17 5 22 2 2 3 5 3 8 2 10 10.2. देखो ई एक्स स्क्वायर है ये, ठीक है, आपको निकालना क्या वेरिएंस, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर माइनस मी एक्स स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 10.2 minus 3 square. So 10.2 minus 9 is equal to 1.2. 1.2. So teacher is also wrong. Teacher भी ने भी गलती की है. अब ठीक है गौरव, अब तो लिख पा रहे होगे, तो स्लो कर दिया है. Yes, तो क्या sir. आंसर सही होगा, both the student and the teacher are wrong. B is the correct answer. ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था 2009 में. अब देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. ये गेट 2013 का क्वेश्चन है और ये बेसिकली जो है क्वेश्चन है वो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, U और V दो इंडिपेंडेंट जीरो मीन गॉसियन एंड. देखो इसमें क्या है, एक तो बात इंडिपेंडेंट है और जीरो मीन गॉसियन एंड वेरिएबल्स है, 1/4 वेरिएंस है और 1/9, यानी कि U जो है दिस इज Zero. n 0 1/4 और जो V है दिस इज n नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट मींस 0 व्हेन इज 1/9. द प्रोबेबिलिटी ये कितनी हो जाएगी. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी 3v minus 2u is greater than equal to 0 और प्रोबेबिलिटी कि z is greater than 0 where z is equal to 3v minus 2u. अब ये देखो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का भी क्वेश्चन है और z is equal to x plus y और समेशन का भी क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू हो गया 3v और y इज इक्वल टू हो गया -2u. तो यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की भी टेस्टिंग हो रही है और साथ ही साथ आपके एडिशन की भी, सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स की भी टेस्टिंग है. बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, तो आप x के लिए आप निकाल लीजिए क्या होगा, y के लिए निकाल लीजिए क्या होगा और उसके बाद फिर आप जो है z के लिए निकाल लीजिए कि पीडीएफ क्या होगा. और यहां से आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेगा, दिस विल बी इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी, z ग्रेटर देन इक्वल टू इनफिनिटी ना, तो 0 टू इनफिनिटी f z z dz, ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी. ठीक है, तो अब हम लोग करते क्या है कि इसके लिए लोग कैलकुलेट करते हैं ये क्या होगा. तो पहले हम लोग x निकालते हैं. ठीक है, x इज इक्वल टू 3v.
अच्छा, अगर हम किसी से मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर को, तो उसमें क्या, उस नंबर का क्या हो जाता है कि उसके मीन पे कोई असर पड़ता है? नो, उसके मीन पे कोई असर नहीं पड़ता। देखो हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था ax प्लस बी, याद होगा आपको, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। आपको ये क्वेश्चन याद है? ये पिछली क्लास में हमने किया था। यस तो सर। फिर हमने देखा था कि जो मीन b इज द मीन, अगर x जो हमारा था n 0 1 था, ठीक है, तो y जो हो जाता, क्या हो जाता, n b एंड a स्क्वायर। तो अगर आप इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस बी, तो उस केस में अगर x जो है वो, अगर इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है लेट्स से म्यू x और सिग्मा एक्स स्क्वायर, सही है, तो y जो हो जाएगा, दिस विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू x प्लस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। चाहो तो इसको याद कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। अगर ये जो है, अगर कोई भी इस तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और x अगर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन म्यू एक्स है और वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर है, तो y का जो मीन हो जाएगा दैट विल बी म्यू एक्स प्लस बी, और जो वेरिएंस हो जाएगा दैट विल बी a स्क्वायर इनटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहां से बताइए, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना कि x का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3b है, तो x क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहाँ पर b 0 है, b 0 है, और यहाँ भी मीन 0 है, तो इसका तो मीन 0 रह जाएगा, ठीक है। और ये 3 है, सॉरी ये n v से ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, 0 है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये v है, v ये v का जो है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो, 9, इसका वैल्यूज कितना, 1/9। व्हाट इज 9 इंटू 1/9? इट विल बी इक्वल टू 1। 1 कहाँ से आया, 1 आया 9 इंटू 1/9 से, ठीक है। इसी तरह से अगर हम y की, तो देखो y क्या है, y इज इक्वल टू -2u, तो y क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, b नहीं है, इसका मीन क्या है, 0 है, तो 0 0 0 हो जाएगा। अब -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके वैल्यूज को, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 इंटू 1/4 इट विल बी 1। कहाँ से आया, -2 का स्क्वायर इंटू 1/4 से। तो चलो यहाँ पर हमें x मिल गया, x मिल गया, तो फिर से लिख लेते हैं n01, और y मिल गया n01। अब आप इन दोनों को अगर आप इन दोनों को, तो आप z के बारे में क्या बता सकते हैं, z विल बी अगेन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से देखिए आप, इसका मीन क्या हो जाएगा, बोलो, सम ऑफ मीन्स ऑफ x एंड y, 0 प्लस 0 इज 0, और वेरिएंस क्या हो जाएगा, सम ऑफ वेरिएंसेस ऑफ x एंड y, तो ये हो जाएगा 0 और 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो z है दैट इज सेंटर्ड अराउंड द y एक्सिस, या सेंटर्ड अराउंड ओरिजिन कहना चाहिए, दिस इज x एक्सिस, ठीक है। अब एक मजेदार बात ये है कि आपको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, अब आपको ये इंटीग्रेशन नहीं कैलकुलेट करना है, कहा गया, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन। क्यों, इसलिए क्योंकि ये मीन के राइट हैंड साइड, मीन कहते हैं किसको है, जिसके राइट हैंड साइड प्रायोरिटी हाफ हो और लेफ्ट हैंड साइड प्रायोरिटी हाफ हो, ठीक है। तो मीन से आगे आकर ये क्या होता है, गॉसियन फंक्शन क्या होता है, ये अब इसका मीन 0 है, दिस इज सिमेट्रिक अलोंग y एक्सिस, तो पॉजिटिव हाफ में इसका इसका एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा, दैट इज सिंपली इक्वल टू हाफ। The probability that z is greater than or equal to 0 is simply equal to half. Answer B is correct. समझ में आया तुम लोग को? तो देखो सिंपल क्वेश्चन था, जो कंसेप्ट आप लोग को बताया बस उसी कॉन्सेप्ट से आ रहा है, बस उसके एप्लीकेशन है। क्या होगा, नहीं समझ में आया? ये सर समझ में आ गया, थोड़ा लिख लेते हैं। अच्छा चलो लिख लो कोई बात नहीं। साथ साथ लिखते चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा।
हो गया सर। हो गया, चलो नेक्स्ट। अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि अभी देखो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये 13 का क्वेश्चन है। ये टू आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड जीरो मीन रैंडम वेरिएबल्स वी है। लेट द, देखो इसमें आपका जो ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहा है, सीडीएफ की बात कर रहा है, u एंड 2v v fx एंड gx। तो देखो u और v जो है दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा अगर ये, अच्छा इसमें ये नहीं लिखा है कि कौन सा रैंडम वेरिएबल है, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। v fx एंड gx रेस्पेक्टिवली, देन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है। ये थोड़ा सा जो है ना सिर्फ ट्विस्ट किया है, क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। अब इसमें नहीं दिया है कि ये कौन सा, आपका ये जो पूछा जा रहा है ये कौन सा रैंडम वेरिएबल, ये नहीं दिया गया है, ठीक है। हम कुछ भी मान सकते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे सिंपल केस, ठीक है। और ये मानते हैं कि ये जो है माइनस हाफ से हाफ तक जा रहा है और ये इस तरह से हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि ये हम ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए ये बात कही जा सकती है, तो हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ले लेते हैं। और ये u है तो एफ यू हो जाएगा ये, और एफ भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2v है, लेट अस अज्यूम दैट दिस इज इक्वल टू x। तो देखो जो u का पीडीएफ होगा जो कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही v का पीडीएफ होगा। तो x इज इक्वल टू 2u कहिए या x इज इक्वल टू 2v कहिए, बात एक ही है। तो fx आप प्लॉट कीजिए, कैसे प्लॉट कीजिएगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस हाफ जो है वो माइनस 1 तक जाएगा, और जो हाफ है वो 1 तक जाएगा, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था, याद आ रहा है। तो ये हो जाएगा fx, ठीक है। अब देखो अगर हम सीडीएफ निकालें दोनों का, मतलब हम सीडीएफ निकाल रहे हैं, कैपिटल एफ ले लिया यहाँ पे, तो सीडीएफ की बात कीजिएगा तो ये माइनस हाफ से हाफ, हाफ पर तो ये 1 हो जाएगा, 0 पे 0.5 है, उसके बाद ये 1 आ जाएगा और इधर 0 है, ठीक है। x के लिए आप सीडीएफ प्लॉट कीजिए तो कैसे प्लॉट कीजिएगा, ये -1 से शुरू होगा, 0 है, ये 1 तक जाएगा, ये 0.5 है, ये 1 है, इधर 0 है। अब आप बता सकते हैं स्लोप किसका ज्यादा होगा, पहले वाले कर्व का, इस सीडीएफ का स्लोप ज्यादा होगा, यू का, यू का, ठीक है। इसका स्लोप मान लो, स्लोप इसका हम ले लेते हैं, स्लोप इज इक्वल टू m1 ले लेते हैं, इसका स्लोप इज इक्वल टू m2 ले लेते हैं, या mu ले लेते हैं, स्लोप इज इक्वल टू mx ले लेते हैं, ऑब्वियसली mu विल बी ग्रेटर देन mx, ठीक है। अब देखो ये माइनस हाफ, मान लो ये माइनस हाफ है और ये प्लस हाफ है। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए कोई नंबर लीजिए जो -1 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को हमने कहा, अच्छा इसको fx और gx कह रहा है रेस्पेक्टिवली, ठीक है, चलो एक ही बात है, जो fx है उसको हमने कह दिया fu, ठीक है, और जो gx है इसको हमने fx कह दिया, यही ना है, हमने इसी तरह से कह दिया। तो अब आप ये बताइए fu माइनस gu माइनस हाफ से, अगर हम एक केस लेते हैं नंबर 1, अगर हम दोनों अगर हम, चलो ये डमी वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं, चलो उसी तरह से ले लेते हैं, मान लो दिस फंक्शन इज fx एंड दिस फंक्शन इज gx, ठीक है, ये x है। तो फॉर x से लेस देन और इक्वल टू माइनस हाफ, fx माइनस gx क्या हो जाए, दिस विल इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों ही 0 है। मैं इधर जो है माइनस हाफ से पहले ये भी 0 है, ये भी 0 है। नंबर 2 लेते हैं, x की जो वैल्यू हम ले रहे हैं ये माइनस हाफ से बड़ी ले रहे हैं, उल्टा कर दिया मैंने, -1 कौन सा, तो ये -1 से हम x की वैल्यू जो है ये हम -1 से बड़ी ले रहे हैं और माइनस हाफ से छोटी ले रहे हैं।
तो उस केस में एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप? देखो यहाँ पर -12 और -1 के बीच की वैल्यू अगर हम ले, तो इसमें एफ एक्स 0 है, जी एक्स इज अ निगेटिव क्वांटिटी, सही है ना? एफ एक्स क्या है? 0 है, जी एक्स क्या है? निगेटिव है। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स दिस विल बी पॉजिटिव, सही है? बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वालिटी साइन ले लिया। अब देखो यहाँ पर जो हम वैल्यू लिया है x का, x क्या है यहाँ पर, ये x इज निगेटिव। इस कंडीशन में x आपका क्या आ रहा है, x हमेशा निगेटिव आ रहा है। ठीक है ना? -12 से -1 और -12 के बीच में तो x निगेटिव। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर आप fx माइनस gx लेते हैं इनटू x कर देंगे, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हो रही है, ये क्वांटिटी निगेटिव है, ओवरऑल ये क्वांटिटी हमेशा निगेटिव होगी। बोलो भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ठीक है, तो हमें दो ही चीज पे देखना है कि एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या होता है और एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू एक्स क्या होता है। देखो ये दो ही चीज दे रखा है, एफ एक्स माइनस जी एक्स के बारे में पूछा है, एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू एक्स के बारे में पूछा है। थर्ड कंडीशन देखो, हम लेते हैं -12 से लेकर के 0 तक में x की वैल्यू जो हम ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं -12 से लेके 0 तक। तो देखो -12 में ये 0 है, -12 में ये कुछ है, ओ सॉरी, एक गलत कर दिया मैंने, एक चीज मैंने गलत कर दिया। गलत ये कर दिया कि यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव है, भाई gx की वैल्यू तो पॉजिटिव है ना। यहाँ पे देखिए fx माइनस gx से जो हम बात कर रहे हैं, fx इज 0, लेकिन gx की वैल्यू, gx कैन नेवर बी नेगेटिव, cdf तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो ये gx की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है दिस विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर ये लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है ये भी निगेटिव हो रहा है, ये भी निगेटिव हो रहा है, मतलब ये क्वांटिटी जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा। चलो कोई एक मिनट, इसे थोड़ा देखो, ये क्वांटिटी जो एफ एक्स माइनस जी एक्स की बात करेंगे, तो जी एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ एक्स इज 0, तो 0 माइनस पॉजिटिव मतलब ये हमेशा जो है 0 होगा या 0 से छोटा होगा। और x यानी कि निगेटिव होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स निगेटिव है, और एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू एक्स, देखो x तो निगेटिव है ही है, ये भी निगेटिव है, तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, -12 से 0 के बीच में लेंगे अगर हम, तो एफ एक्स की वैल्यू कुछ है पॉजिटिव, जी एक्स की वैल्यू भी कुछ पॉजिटिव है, लेकिन बड़ा कौन है दोनों में? एफ एक्स की जो वैल्यू होगी, एफ एक्स दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स। पॉइंट 0 पे आकर के दोनों इक्वल हो रहा है, सॉरी क्या हम कर रहे हैं, दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स। -12 पे देखिए ये 0 है, ये -12 पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे अगर निकालेंगे तो मेरे ख्याल से 0.25 आ जाएगा। इससे आगे बढ़ते चले जाइएगा, तो gx की वैल्यू हमेशा fx से बड़ी होगी, तो gx की वैल्यू हमेशा fx से बड़ी होगी, तो fx माइनस gx जो होगा दिस विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वालिटी साइन आएगी जब आप 0 की वैल्यू ले लीजिएगा, और x तो निगेटिव है, तो fx माइनस gx into x, now this will be always greater than or equal to 0। फोर्थ कंडीशन देखते हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए। x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 लीजिएगा, तो ये भी पॉसिबल, देखो ये 1 पे जल्दी पहुंच रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी, तो एफ एक्स जो होगा that will be always greater than or equal to gx, so this implies fx minus gx, this will be always greater than or equal to 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा fx minus gx into x, ये भी x का पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, तो दिस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो सारे ऑप्शंस को देखते हैं, fx माइनस जी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन भी हो रहा है। ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये कंडीशन भी हमेशा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशंस स्ट्रेट अवे हम कैंसिल कर देते हैं। लेकिन एक कंडीशन जो हर जगह सेटिस्फाई हो रहा है वो ये है कि fx माइनस जी एक्स इंटू एक्स जो आ रहा है दैट इज ऑलवेज 0 एंड दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया, देखो इसमें कुछ भी नहीं दिया है कि ये किस तरह का रैंडम वेरिएबल है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमने इसलिए ले लिया क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिंपल पड़ता है। हम चाहते तो कुछ और भी ले लेते, लेकिन हम कुछ और लेते तो फिर इतनी आसानी से हम वैल्यूज नहीं पता कर पाते, फिर तो मुश्किल होता, इसलिए हम लोगों ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ले लिया। ठीक है, आगे बढ़े। गौरव, लिख लिया आपने? यस सर। चलो, अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कह रहा है कि x1, x2 and x3 be independent get 2014 negotiation and identically distributed and with uniform distribution। ये कह रहा है कि x1, x2, x3 जो है ये इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह से है, ये सबके लिए हो जाएगा, ये 0 से 1 के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो 0 से 1 के बीच इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ये दिया नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1 करके। Probability that x1 plus x2 is less than equal to x3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, this implies probability that y is less than equal to 0 where y is equal to x1 plus x2 minus x3। सही ना? अब देखिए यहाँ पर x1 के लिए निकालिएगा, इस तरह से मिल जाएगा, x2 के लिए निकालिएगा तो भी ऐसे ही मिलेगा, लेकिन x3 के लिए निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, x3 के लिए निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये पलट जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है, x की वैल्यू 0 होगी तो मान लीजिए माइनस एक्स थ्री को आप कुछ भी ले लीजिए, x माइनस एक्स थ्री को आप ले लीजिए u, तो माइनस एक्स, अगर आप u इज इक्वल टू माइनस एक्स थ्री लेते हैं तो x की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 है तो u की वैल्यू कितना हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है, तो लेट अस कॉल इट एज u, इसको मान लो u ही हम कह देते हैं, f u u, where u is equal to minus x3, so what will be the pdf of y? This is simply equal to PDF of x1 convolution with PDF of x2 convolution of PDF of u। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, अब वो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ 3 फंक्शन करना है। देखो, जब हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्मली, दो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ले रहे थे तो दोनों का मतलब हम दो डायरेक्ट फंक्शन को हम कन्वॉल्व कर रहे थे, तो कह रहे थे या तो ट्रेपेजॉइडल होगा या फिर ट्रायंगुलर होगा, यहाँ पे 3 है, तो 3 को आप कैसे निकालिएगा, तो ठीक है 2 को तो आप करके बोल सकते हैं कि इस दोनों को कन्वॉल्व करके ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन फिर ट्रायंगल को आपको इस रेक्ट से करना पड़ेगा, कुछ पैराबोलिक फॉर्म में आएगा, इसको अगर आप कि हम डायरेक्ट निकाल तो आसान ही है, ठीक है, इसका आसान तरीका ये है कि हम इस तीनों के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं और कन्वॉल्व करते हैं। देखिए, कन्वॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो मैथमेटिकली है और एक ग्राफिकली है, तो कई जगहों पे ग्राफिकली आसान होता है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने ग्राफिकली कर दिया था, कई जगहों पे मैथमेटिकली आसान होता है। जैसे अगर हम इसे देखें तो x1 x, ये x1 के लिए अगर आप लीजिए, इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ux माइनस ux माइनस 1, ये मैंने आप लोगों को बताया था, याद है या नहीं है? ये मैंने बताया था, स्टेप फंक्शन के फॉर्म में हम किसी भी डायरेक्ट फंक्शन को लिख सकते हैं fx2 x, ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये x कर देते हैं, हम x के फंक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको हम लिखेंगे ux माइनस u x माइनस, क्योंकि हम कन्वॉल्व कर रहे हैं, कन्वॉल्व कर रहे हैं तो फिर हम डमी वेरिएबल सेम ले लेते हैं, ठीक है,
x3 नहीं है यहाँ पे, क्या बल्कि u हमने लिया है। तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो ये क्या हो जाता है, दिस इज ux+1, -1 से शुरू हो रहा है माइनस ux। तो पहले हम इन दोनों को कन्वॉल्व करें, तो fx1 कॉन्वोल्यूशन fx2, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux -1 कॉन्वोल्यूशन ux-1। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ux का कॉन्वोल्यूशन हो जाता है तो rx हो जाता है। मैंने आपको बताया था r का मतलब क्या हो गया, ux मतलब यूनिट स्टेप, rx मतलब यूनिट रैंप, और px का मतलब हो जाता है यूनिट पैराबोलिक। ठीक है, ux से कन्वॉल्व करने का मतलब क्या, आप सिंपली इंटीग्रेट कर रहे हो, तो स्टेप को इंटीग्रेट कीजिए, रैंप लीजिए, ux माइनस ux, बताओ कोई ux को -1 से कन्वॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखो ux और ux पे हमको rx मिल रहा है, तो ये हो जाएगा rx-1, फिर माइनस ux-1 कन्वोल्यूशन ux, तो हो जाएगा -rx-1, माइनस माइनस प्लस rx-1 -1 -2। ये मैंने बताया था आप लोगों को, याद है या नहीं याद है? याद है सर। याद है, चलो तो अच्छी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी fy, ये जो कन्वोल्यूशन होगा इसको हम किससे कन्वॉल्व कर देंगे, इसके साथ कर देंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं rx -r x-1 -r, सॉरी ट्वाइस ऑफ rx-1 कर सकते हैं, प्लस rx-2, ठीक है ना, इस दोनों का सम ले लो, rx-2 माइनस ट्वाइस ऑफ rx-1 कन्वोल्यूशन विथ u x+1 माइनस u x, rx कन्वोल्यूशन विथ u x+1, तो rx कन्वोल्यूशन विथ u x क्या हो जाता है, px हो जाता है, पैराबोलिक हो जाता है, तो ये हो जाएगा p, देखो ये अभी हम x के टर्म में ही निकाल रहे हैं, y के टर्म में बाद में कभी भी कर सकते हैं, ये तो एक डमी वेरिएबल है, डमी वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, तो rx को कन्वर्शन भी ये हो जाएगा p x+1 rx minus ux, it is equal to minus px minus 2 rx minus 1 plus x plus 1, तो ये क्या -1 plus 1, इसलिए -2 px हो जाएगा, ठीक है, -2 x minus 1 x p x minus 1 हो गया, x minus 2, ये क्या हो जाएगा x minus 2 और x plus 1, तो -1 हो जाएगा, प्लस p x plus 1, आगे सॉरी x -1 हो जाएगा ना, x -1 -2 और माइनस p x -2, ठीक है। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ये सही लिखा है मैंने, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, rx ux plus 1 px1 plus x plus 1 2r x minus 1, सॉरी rx ux minus px minus 2r, हाँ गलती हुई है, -2r x minus 1 -2 px, ठीक है यहाँ तक सही है, -2 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, x minus 1 into x px minus 1, फिर x minus 2 x plus 1 x minus 1 हो गया, x minus 2 minus x minus 2 हो गया, ठीक है। अब इसको दोबारा लिख लेते हैं एक बार, बताओ क्या था भाई, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे कहीं, fy
क्या हो रहा था बोलो? x प्लस वन माइनस पी एक्स। अच्छा देखो यहाँ पे पहले इसको टोटल कर लेते हैं, क्या क्या आ रहा है। ये हो जाएगा -3 x प्लस वन माइनस 3 पी एक्स, और ये भी +3 पी एक्स माइनस वन माइनस, ठीक है ना। तो 1 -3 +3 माइनस, क्या बोलते जाओ तुम लोग, क्या हो जाएगा? p x plus 1 x प्लस वन minus माइनस 3 3 पी एक्स, px ठीक, plus 3 px minus 1 x माइनस वन minus माइनस px minus 2. x माइनस टू। इसको हम ये देखो अरेंज किया हुआ है। अब ये कहां से कहां तक जा रहा है? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी y लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम px की बात करते हैं, या इसको सिंपली हम y के टर्म्स में अगर लिखना चाहे तो y के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ये जो हमने लिखा x के टर्म्स में, हम y के टर्म्स में लिखे तो क्या लिखेंगे? सिंपली डमी वेरिएबल को चेंज कर लीजिए आप, y के टर्म्स में मिल गया आपको। देखो डमी वेरिएबल के बारे में केयरफुल तब रहना पड़ता है जबकि आपके पास 2 या 3 रैंडम वेरिएबल्स हो इस तरह से, और सबके डमी वेरिएबल्स अलग-अलग हो, तो ध्यान रखना पड़ता है। वरना यहाँ तो सिंगल एक रैंडम वेरिएबल मिल के आ रहा है, डमी वेरिएबल कुछ भी रख दो। अब जो ये पी वाई की अगर हम प्लॉट करें, हम नाउ हाउ डू यू प्लॉट पी वाई? पी वाई इज बेसिकली इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2 यू वाई। मतलब अगर आप इसे प्लॉट कीजिएगा, इट विल बी ए पैराबोलिक प्लॉट लाइक दिस। तो पी वाई प्लस वन को अगर आप प्लॉट कीजिएगा तो ये कहां से प्लॉट होगा? ये -1 से प्लॉट होगा, ठीक है। पी वाई को प्लॉट कीजिएगा आप, ये 0 से प्लॉट होगा। पी वाई माइनस वन को प्लॉट कीजिएगा तो ये 1 से प्लॉट होगा। सिंपली शिफ्टेड है ना ये। y माइनस 2 से प्लॉट कीजिएगा तो ये 2 से प्लॉट होगा। तो बेसिकली ऑल दिस टर्म्स आर बेसिकली इज द सम ऑफ शिफ्टेड पैराबोलिक फंक्शंस। अब आपको निकालना है पी वाई लेस देन और इक्वल टू 0, तो दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू 0 एफ वाई बाई डी वाई। तो जब आप इसे माइनस इंफिनिटी से 0 की इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये 3 टर्म आएगा, बताइए। अब यहाँ पे ट्रिक है, ये वो ट्रिक जिससे गेट के क्वेश्चंस को नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अब अगर आपको माइनस इंफिनिटी से 0 तक इंटीग्रेट करना तो ये टर्म तो वैसे भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। आपको इधर का पोर्शन को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, खाली यहाँ पर कुछ आपको वैल्यू मिलेगी, हाँ या ना। तो क्या अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है y लेस देन इक्वल टू 0 को, तो इन टर्म्स को कंसीडर करने की जरूरत है। ये समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने शिफ्टेड बताया है? पी वाई प्लस वन क्या है कि ये जो पी वाई है इसको हमने -1 से शिफ्ट करा दिया, Yes. लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। पी वाई क्या है? कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही। y माइनस वन क्या है कि राइट हैंड साइड 1 यूनिट हमने शिफ्ट कर दिया। y माइनस टू क्या है? राइट हैंड साइड हमने 2 यूनिट शिफ्ट करा दिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जब इंटीग्रेट एरिया अंडर द कर्व, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, कहां तक? माइनस इंफिनिटी से 0 तक। तो जब माइनस इंफिनिटी से 0 तक निकाल रहे हैं तो यहाँ तो चलो ठीक है, -1 से 0 के बीच में हमें कुछ मिल रहा है। यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से 0 तक 0 मिल रहा है, यहाँ माइनस इंफिनिटी से 0 तक 0 मिल रहा है, यहाँ भी माइनस इंफिनिटी से 0 तक 0 मिल रहा है। आपको पूरा इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या? No, sir. Minus हमें 1 से सिर्फ एक टर्म को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो दिस विल बी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं -1 से 0। नाउ व्हाट विल बी पी वाई प्लस वन? पी वाई प्लस वन, दिस विल बी इक्वल टू वाई प्लस वन होल स्क्वायर बाई 2। देखो पी वाई अगर ये है तो पी वाई प्लस वन क्या हो जाएगा? यू वाई प्लस वन। तो यू वाई प्लस वन क्या कर रहा है कि लिमिट को -1 से पहुंचा रहा है, और ये -1 से 0 के बीच में आपको क्या वैल्यू क्या इंटीग्रेट करनी पड़ेगी? y प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डी वाई। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन है, कैसे कीजिएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा, और सॉरी -1 से 0 वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y डिवाइड बाई 2 डी वाई। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 को बाहर कर लेते हैं, y क्यूब बाई 3
प्लस 1 है तो y हो गया प्लस 2y² बाई 2 -1 से 0। ठीक है, दिस implies probability that y is less than or equal to 0, this will be equal to क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये हो जाएगा, अगर 0 पुट करते तो सब 0 हो जाएगा, -1 पुट करते तो बेहतर है, एक माइनस साइन हम पहले ले आए, ठीक है ना, -1³ 3, इट विल बी -1/3 -1, ये तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर है तो +1, और दिस विल गेट कैंसिल्ड आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, अच्छा इसमें डेसिमल में ऐसे वैल्यू दे रखा है, तो 1/6 का मतलब क्या हो जाता है बोलिए, 0.166 दिस इज इक्वल टू 0.166 आगे 6 बस वो रिपीट करते हैं। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे करीब है, बी। बी, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? तो देखो जितना मैंने क्वेश्चन बता दिया गेट में, अब आपको कोई भी क्वेश्चन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल का मिल जाए, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मिल जाए, या फिर आप लोगों को अगर सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स का मिल जाए, तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? यस सर। चलो हम एक्सपेक्ट Yes, sir. करते हैं अब इसके आगे का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आप कर लीजिए, और भी क्वेश्चन देखिएगा गेट में, और भी क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं कराए, उसमें से वही कोई 8-10 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन सेलेक्ट करते वक्त मुझे ख्याल आ रहा था कि ये क्वांटाइजेशन पढ़ा के कराएं या अभी कराएं, फिर ख्याल आया कि क्वांटाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं गेट में, बहुत क्वेश्चन आए हैं, लेकिन क्वांटाइजेशन का जो भी क्वेश्चन आता है वो रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पे ही आता है, तो मुझे ख्याल है कि नहीं एक काम करते हैं, क्वांटाइजेशन के बाकी क्वेश्चन तो क्वांटाइजेशन पढ़ा के कराएंगे, और यहाँ पर आप लोग को सिर्फ ये बताते हैं कि अगर आप लोग क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं भी जानते हैं तो भी सिर्फ रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे आप लोग क्वांटाइजेशन के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन का एक सिंपल मीनिंग ये होता है कि इसके एम्पलीट्यूड को क्वांटाइज करने का मतलब क्या होता है, अब ये क्वेश्चन ही समझा रहा है क्वांटाइजेशन का मतलब, a random variable x with uniform density in the interval 0 to 1 is quantized as follows। अगर हम इस क्वांटाइज की जगह हम ट्रांसफॉर्म भी कर दें अगर हम, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांटाइजेशन का प्रॉब्लम खत्म हो गया अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, तो ये कह रहा है कि जो x की वैल्यू है, x है, इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं y पे, और y लेकिन जो है वो हमारा, बल्कि y नहीं, इसको ऐसे क्या है xq लिखा है, तो x को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं xq में, तो xq क्या है, xq इज सम फंक्शन ऑफ x। ठीक है, आज जो ट्रांसफॉर्मेशन है मेनी टू वन ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है, ये 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब अगर हम x की बात करें तो x जो हमारे पास है ये 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, यानी कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दिस इज बेसिकली अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम इस तरह से कर रहे हैं कि देखो 0 से 0.3 तक, ठीक है, 0 से 0.3 तक को हम मैप करा रहे हैं किस पे, 0 पे, xq की वैल्यू कितनी 0 है, और 0.3 से 1 तक जो है इसकी हम मैपिंग कर रहे हैं किससे, 0.7, तो दिस इज बेसिकली अ मेनी टू वन ट्रांसफॉर्मेशन, जहां xq इज द क्वांटाइज्ड वैल्यू, क्वांटाइज को अगर हम यहाँ पे फिर हम क्वांटाइज वर्ड ना लिखे ट्रांसफॉर्म कर दें, या रेंज कह सकते हैं, या रेंज कह सकते हैं, ठीक है, तो बेसिकली एक रैंडम वेरिएबल है जो 0 से 1 तक वेरी करता है। आपको याद होगा एक क्वेश्चन मैंने किया था इस तरह का कि जो रैंडम वेरिएबल था y के सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती थी 0 और 1, ये पिछली क्लास से मैंने कराया था, कुछ याद है कि नहीं, y की दो ही वैल्यू हो सकती थी 0 और 1, x वैल्यू वेरी कर सकता था -5 से +5 तक, तो अगर -2.5 से +2.5 के बीच में x है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज 0 हो जाएगी। याद आया आप लोगों को?
तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द क्वांटाइजेशन नॉइज। चलो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन नॉइज का मतलब आप लोगों को नहीं हो सकता है, नहीं मालूम होगा। तो रूट मीन स्क्वायर ऑफ द क्वांटाइजेशन नॉइज, तो क्वांटाइजेशन नॉइज जो बेसिकली होता है कि भाई देखो हमने 0 से 0.3 को 0 ले लिया, तो मान लिया एक्चुअल वैल्यू 0.1 था लेकिन हम उसको 0 ले रहे हैं, तो हम एक एरर कर रहे हैं। एरर कितने के बराबर है? x माइनस एक्स क्यू, मतलब कि ये एरर जो हमारा है वो कितने के बराबर हो गया? x माइनस एक्स क्यू। तो इसका मतलब है कि एरर हमारा 0.1 के बराबर हो गया। इस तरह से अगर एक्चुअल वैल्यू 0.2 था और हमने जो वैल्यू लिया है वो वैल्यू जो हमने लिया है वो 0 ले लिया, मतलब 0.2 का हमने एरर कर दिया। तो बेसिकली अगर हम इस क्वांटाइजेशन नॉइज को ले लें तो दिस इज सिंपली इक्वल टू x माइनस एक्स क्यू। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द क्वांटाइजेशन नॉइज। ठीक है, तो पहले हम तो मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगा। तो मीन स्क्वायर वैल्यू आप कैसे निकालिएगा? मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए आपको ई क्यू स्क्वायर निकालना है। चलो एक चीज कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट से निकल कर आता है, लेकिन चलो मैंने अब आपको ये इक्वेशन दे दिया, अब आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? ई क्यू स्क्वायर इज सिंपली इक्वल टू ई एक्स माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स डी एक्स। अब ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको q के लिए निकालना है, ठीक है, तो q के लिए आप कैसे निकालते हैं? आपको इसके लिए निकालना होता था, पैसे निकालते हैं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते एफ क्यू स्मॉल क्यू डी क्यू। तो उसके लिए क्या करना पड़ता? आपको इस रैंडम वेरिएबल क्यू के लिए आपको उसका पीडीएफ निकालना पड़ता। लेकिन एफ क्यू डी क्यू जो है वो बेसिकली क्या है? ये बेसिकली क्या है? ये क्यू का जो है क्यू जो है वो एक्स का एक फंक्शन है, एक्स और एक्स क्यू का एक फंक्शन है। तो बेसिकली एक्स क्यू की तो कुछ फिक्स वैल्यूज आ रही, तो ये एक्स का फंक्शन है। तो अगर ये एक्स का फंक्शन है तो हम एक्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं इसे, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी ऑफ एक्स, क्योंकि बेसिकली एक्स का फंक्शन जी स्क्वायर एक्स एंड एफ एक्स एक्स डी एक्स। ये याद है कि नहीं है? मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप डायरेक्टली स्टैटिस्टिकल एवरेज निकालना चाहते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि ट्रांसफॉर्म रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ निकालिए, आप उसे निकाले बिना भी निकाल सकते हैं। तो बस वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब देखिए यहाँ पर अगर ये 0 से 0.3 तक का लिमिट लेते हैं आप, तो 0 से 0.3 तक के लिमिट में x की वैल्यू लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है? 0 है, ये जगह x माइनस 0 होल स्क्वायर। एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 है, dx प्लस अगर आप 0.3 से 1 के बीच में वैल्यू लेते हैं तो एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है? 0.7 है, और एफ एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 है, dx। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा सिंपली एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट्स कहां से कहां है? 0 से 0 पर। बस इंटीग्रेशन कैसे करना है वो आपको ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा बोलो? इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कीजिएगा x माइनस 0.7 का क्यूब डिवाइड बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं? Yes, sir. हाँ, और इसकी Yes. लिमिट क्या हो जाएगी? 0.3 से 1। तो दिस इंप्लाइज व्हाट विल बी ई क्यू स्क्वायर। समझ में आ रहा नहीं हमने कैसे लिखा? ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा समझ में आया? अगर हमारे पास ये रैंडम वेरिएबल आपको दे दिया गया, इस क्वेश्चन को सिंपल ऐसे कर लेते हैं। अच्छा चलो पहले इस क्वेश्चन को सिंपल ऐसे कर लेते हैं। मान लिया जाए एक रैंडम वेरिएबल x दिया हुआ है, ठीक है, और यहां से ट्रांसफॉर्म करके हम एक्स क्यू निकाल लिए, और x माइनस एक्स क्यू एक और रैंडम वेरिएबल q दे दिया गया है, तो q का आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस एक्स क्यू इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x।
एंड सो ऑन, उसके बाद हम कैलकुलेट करते चले गए। तो ई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3 क्यूब बाई 3 प्लस 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसका हम एक्स की वैल्यू 1 1 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा, माइनस अगर आप 0.3 रख दे तो क्या हो जाएगा माइनस 0.4 हो जाएगा, तो माइनस 0.4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.4 क्यूब बाई 3। कैलकुलेट कीजिए आप, कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेटर है आप लोगों के पास में? तो 1/3 को बाहर कर लीजिए आप, 0.3 क्यूब प्लस यानी कि 2 इंटू 0.3 क्यूब प्लस 0.4 क्यूब, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी। आपको सिंपली इतना कैलकुलेट करना है। तो ये तो हो जाता है 0.3 क्यूब जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0333 0.039। ये सब कैलकुलेट करके बताना है आप। यस सर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालेगा, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज पावर का, अगर आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मिलती है, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.039, ये वाला 0.0198 बी सर। 0.198, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अभी और भी क्वेश्चंस बचे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और आ गया, two independent random variables x and y are uniformly distributed in the interval -1 and 1, probability that maximum of x and y is less than 1, कितना है हाफ। देखो यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी आइडेंटिकल भी है, एक जैसा है। अब ये f(x) है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ से कहाँ, -1 से 1 के बीच में, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी वो बता सकता है, -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी। 1/2 होगी। गुड, 1/2 होगी। चलिए अब आप लोग समझने लगे हैं। y की बात कीजिए तो वो भी जो है -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। अब ये कहता है कि मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 1/2, मतलब ये जो 1/2 यहाँ आएगा इससे लेस देन हो। अब दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों को कोई मतलब नहीं है। अब हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई is less than 1/2. So this is simply equal to probability that x is less than 1/2 into probability into y is less than 1/2. इसके अलावा कोई मतलब निकलता है इसका? नो सर। नो सर, दोनों इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कोई मतलब भी नहीं है कि मैक्सिमम ऑफ x और y का मैक्सिमम लेस देन हाफ तभी हो सकता है जबकि x भी हाफ से कम हो, y भी हाफ से कम हो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और कोई तरीका नहीं निकल सकता। तो अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन हाफ, ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई? देखो 9/16। 3/4 ये 3/4 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/4 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ करना नहीं था, ये 2 मार्क्स जो है ये बोनस दे रहा था गेट इस बार। लेकिन इसमें सिर्फ समझने वाली क्वेश्चन क्या है, समझने वाली बात क्या है, इस तरह का टर्म जब भी आता है ना, लेस देन, मैक्सिमम ऑफ एक्स और वाई, इस तरह के, तो इन जनरल स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि अब करना क्या है हमें। इस बात का बस ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है। चलिए अभी तक तो इतना क्वेश्चन काफी है अभी तक के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब रैंडम प्रोसेस पूरा कर लेंगे तब हम लोग गेट के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर हम लोग एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल लेते हैं तो क्या करते हैं उसे देखते हैं। हम लोग बात करेंगे जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स की। तो पहले हम लोग जो है जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो अगर हम लोग एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल एक साथ हैंडल कर रहे हैं तो पहली बात है कि एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल आपको मिलेगा ही क्यों। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो जॉइंट रैंडम वेरिएबल है इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तभी आप रैंडम प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे।
अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो रैंडम प्रोसेस भी फिर कैलकुलेशंस नहीं कर पाइएगा। तो पहली चीज तो ये है कि भाई आपको रैंडम वेरिएबल, जॉइंट रैंडम वेरिएबल क्यों मिलता है, कैसे मिलेगा। ठीक है, सपोज करो कि दो रैंडम वेरिएबल है, ये दो जरूरी नहीं है कि एन नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हो सकता है, लेकिन हम एक सिंपल केस लेते हैं मोर देन वन का, कि दो रैंडम वेरिएबल आपके पास है। तो दो रैंडम वेरिएबल जो है, दो कंडीशंस हो सकते हैं। आपके पास एक कोई सिग्नल स्पेस ले लीजिए, एक टू डायमेंशनल सिग्नल स्पेस है, तो उसके दो डायमेंशंस में एक रैंडम वेरिएबल एक डायमेंशन में, दूसरा रैंडम वेरिएबल। तो मतलब ये है कि इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि द टू रैंडम वेरिएबल्स आर लाइंग इन द टू डायमेंशनल सिग्नल स्पेस ऑफ द सेम सिग्नल स्पेस, ये भी कह सकते हैं हम। दूसरा ये हो सकता है कि ये दो डिफरेंट वन डायमेंशनल सिग्नल स्पेस के दो रैंडम वेरिएबल्स हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, अभी क्या आ गया सिग्नल स्पेस, ये सब आगे चीजें क्लियर होगी ये। लेकिन फिलहाल ऐसे समझ जाइए कि दो रैंडम वेरिएबल आपको मिल गए, दो अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। अब देख, अगर दोनों साथ में आ रहे हैं और दोनों को हमको साथ स्टडी करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स। तो जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय joint CDFs and joint PDFs। ठीक है, तो joint CDF joint PDF ये टर्म है। अब इसमें सिर्फ सिंपल CDF और सिंपल PDF नहीं कर रहे हैं, इसमें joint CDF कहेंगे और joint PDF कहेंगे। तो हाउ डू वी राइट joint CDF? मान लिया जाए कि x1 x2 x3 xn आर n रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसके डमी वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं, x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3 स्मॉल xn। अब हम इसका जॉइंट पीडीएफ कैसे लिखते हैं, तो जॉइंट पीडीएफ ऐसे लिखते हैं, कैपिटल ए फॉर पीडीएफ x1 x2 x3 xn, और इसके जो डमी वेरिएबल्स हैं स्मॉल x1 स्मॉल x2 स्मॉल x3 स्मॉल xn। नाउ दिस इज कॉल्ड द जॉइंट सीडीएफ। ठीक है, ऑफ दिस जॉइंट एंड रैंडम वेरिएबल्स। इसी तरह से जॉइंट पीडीएफ कैसे लिखते हैं, स्मॉल f x1 x2, हर बार हम x3 चलो एक ड्रॉप ही कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप x3 x4 सब लिखें जरूरी नहीं है, डायरेक्ट डॉट 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 करके एक्सटेंड कर देते हैं, और दिस इज जॉइंट पीडीएफ। ठीक है, अब देखो इतना लंबा चौड़ा पे, अच्छा अब आप इस दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है पहले हम इसे देख लें। तो दिस जॉइंट पीडीएफ fx, नाउ दिस कैन बी obtained from the joint CDF by taking the nth order derivative। तो nth order derivative कैसे लिखते हैं, nth order derivative of आप लोग पढ़े होंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। फॉर्चुनेटली हमें इतना निकालना नहीं है, लेकिन अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके आप जॉइंट सीडीएफ का अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 टिल xn, तो उस केस में आपको जॉइंट पीडीएफ निकल जाएगा। ये कैसे निकालते हैं इस तरह का डेरिवेशन, पहले आप लेट्स से x1 के टर्म्स में कीजिए, बाकी टर्म्स को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर x2 के टर्म में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर x3 के टर्म में एंड सो ऑन, आप डिफरेंशिएट करते चलिए, वन बाय वन आप सब वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते चले जाइए, तो आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम किसी जॉइंट पीडीएफ से अगर हम जॉइंट सीडीएफ निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, x1 x2, क्या कीजिएगा बताइए।
इंटीग्रेशन करना चाहिए। ठीक, आगे आगे सर ठीक है, इंटीग्रेशन करना चाहिए। सर n टाइम सर इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा? वही तो सर नहीं एंड है, नहीं काहे ना नहीं चाहिए। होगा। आपको -∞ to x1, -∞ to x2, अच्छा हाँ डॉट -∞ to xn, fx1, x2, xn, x1, x2, xn, dx, क्या xn पहले लिखे, लास्ट में लिखे है ना, तो xn पहले लिखिएगा, dx n-1 dx1। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? आपको आपको ये जो nth ऑर्डर, सॉरी ये जॉइंट nth ऑर्डर, इसको हम कह सकते हैं nth ऑर्डर। और ये nth ऑर्डर क्यों कहे, सिंपली हम जॉइंट पीडीएफ भी कह सकते हैं। तो जॉइंट पीडीएफ से nth ऑर्डर भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n वेरिएबल्स है। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? जॉइंट सीडीएफ मिल रहा है। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर हम ऐसे लेते हैं f x1 x2 xn, x1 x2 xn, सॉरी इंफिनिटी ले लेते, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इंफिनिटी पे, मतलब ये जितने वेरिएबल्स सब इंफिनिटी पे जा रहे हैं, x1 भी इंफिनिटी हो रहा है, x2 भी इंफिनिटी हो रहा है, xn भी जीरो इंफिनिटी। हाँ, जीरो। अच्छा एक बात बताइए, fx इंफिनिटी क्या था? दैट वाज 1। ये सर पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस हाँ, इन्फिनिटी में जीरो था। पॉजिटिव इंफिनिटी पे तो ये 1 हो जाएगा। ये और सर अगर हम ये माइनस इंफिनिटी पे लेते, तो जीरो हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी n टाइम अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 आना चाहिए, 1 होगा। यस, 1 होगा। गुड। क्योंकि वैसे भी सारा रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो हम्म, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, 1 से 1 ज्यादा। आना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपलिसिटी के लिए हम लोग सिर्फ 2 रैंडम वेरिएबल कंसीडर करते हैं। देखो प्रैक्टिकली हमें जो हम लोग अपने केसेस जो देखेंगे अभी से लेके पूरे डिजिटल कम्युनिकेशन में, we are not going to find more than 2 random variables together. We are not supposed to solve more than 2 random variables at the same time. तो हम लोग 2 ही को लेके बात करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज हम लोग 2 के लिए ही निकालते हैं। Let us consider 2 random variables। ठीक है, सबसे सिंपल केस ले रहे हैं और हम इसका नाम भी रख देते हैं x and y। ठीक है, तो इसका जो जॉइंट सीडीएफ हो जाएगा, ये कैसे लिखेंगे हम? f x y x, y, इस तरह से हम जॉइंट सीडीएफ लिखेंगे। ठीक है, और हम इसका जॉइंट पीडीएफ कैसा लिखेंगे? f x y x, y। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशनशिप क्या होगी जो हम लोग पहले देख चुके हैं। अब लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। और this will be equal to minus infinity to x minus infinity to y f x y। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये चेंज करना पड़ेगा, डमी वेरिएबल को चेंज करिए। आप लोग जानते होंगे क्यों चेंज कर रहे हैं इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये आफ्टर इंटीग्रेशन ये डमी वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं और हमें एक्स और वाई वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जॉइंट पीडीएफ सीडीएफ पहले निकालते हैं।
ज्वाइंट सीडीएफ की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी बताइए। पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, माइनस इन्फिनिटी हो जाती है, 0 हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये प्लस इन्फिनिटी हो जाए तो 1 हो जाएगी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, if xy is a non decreasing function। देखो बेसिक प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी सबकी। और चौथी प्रॉपर्टी क्या है, हाउ डू यू डिफाइन एफ एक्स वाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे डिफाइन, दिस इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी दैट x is less than or equal to y and sorry x is less than or equal to small x and y is less than or equal to small y, जैसे हमने वहां निकाला था। और ये चूंकि यहाँ पे हम ज्वाइंट सीडीएफ ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से कॉमा देके कहे तो क्या कहते हैं हम लोग, ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दैट दिस रैंडम वेरिएबल x is smaller than or equal to x and random variable y is smaller than or equal to y। इसका मतलब ये हो गया कि देखो दो दो रैंडम वेरिएबल है, हम ऐसे दिखा रहे हैं x और y। ठीक है, तो x लेस देन x इधर हो जाएगा, मान लो ये x है, y लेस देन y इधर हो जाएगा, ये y है। तो बेसिकली हम जब सीडीएफ की बात कर रहे हैं, ज्वाइंट सीडीएफ की, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो जाएगा ये। अगर हम इस तरह से दिखा पाते हैं तो जरूरी नहीं हम एक्स वाई को इस तरह से दिखा पाए। देखिए अगर हम एक्स और वाई को इस तरह से दिखा पा रहे हैं तो सिर्फ एक समझने के लिए, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या आ जाएगा, ये दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, ये बहुत ही क्रूड फॉर्म में समझाने के लिए मैंने कहा है, प्रैक्टिकली हम इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ। ज्वाइंट पीडीएफ की प्रॉपर्टीज आप कैसे निकालिएगा, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी तो सिंपली ये है जो हम लोग पहले देख चुके हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स, नॉट दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, नो व्हाट विल बी प्लॉट ऑफ एफ एक्स वाई। अब देखिए अगर हम एक्स वाई के लिए पीडीएफ प्लॉट करेंगे, अगर हम एफ एक्स प्लॉट करते थे तो क्या करते थे, हम लोग एक्स एक्सिस लेते थे, उस पे वेरिएबल एक्स लेते थे, और जो है वाई एक्सिस पे हम लोग पीडीएफ रखते थे, और ये क्या होता था, बेसिकली इट वाज अ कर्व, में एक कर्व मिलता था, जैसे भी कर्व वैरी कर रहा हो, एक कर्व मिलता था जिसके अंडर जो एरिया होता था वो यूनिटी होता था। तो अगर हम सिंगल रैंडम वेरिएबल की बात करते थे तो इट्स पीडीएफ वाज प्लॉटेड एज अ कर्व सच दैट एरिया अंडर द कर्व वाज यूनिटी। लेकिन यहाँ पे 2D में आप बात कर रहे हैं, आप दो रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं, तो अब आप इसको प्लॉट करेंगे तो कैसे प्लॉट करेंगे, आप x को शो करेंगे एक एक्सिस पे, y को शो करेंगे दूसरे एक्सिस पे, और बेसिकली ये जो प्लॉट होगा, ये प्लॉट होगा सरफेस ओवर अ रीजन होगा। दिस इज बेसिकली अ 3D प्लॉट, या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं 3D के अंदर। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग प्लॉट भी करेंगे, ये x है, ये y है, so this is basically a region, a surface over a region। ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर एक सरफेस की तरह होगा। ठीक है, such that the volume under the surface must be unity। ये जो हमने निकाला वो क्या निकाला, ये हमने क्या निकाला, देखो एफ एक्स वाई क्या था, ये बेसिकली फंक्शन की वैल्यू थी,
dy dx क्या हो सकता है, एलिमेंटल सरफेस एरिया हो सकता है। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आप निकाल रहे हैं वॉल्यूम अंडर अ सरफेस, और ये सरफेस कौन सा है, वो ये सरफेस है। ठीक है, तो प्लॉट ऑफ एक्स वाई इज अ सरफेस ओवर अ प्लेन। The plot of is a surface over a plane such that volume enclosed by the surface is unity. ठीक है, समझ में आ गई? तो these are basically the two properties of joint PDF. इसको याद रखिएगा। हालांकि गेट में ये थोड़ी पूछा जाएगा कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ जॉइंट पीडीएफ, उस तरह से याद नहीं रखना है, आगे यूज कैसे करना है उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं मार्जिनल पीडीएफ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल पीडीएफ? देखो, इफ एक्स वाई ये हमने क्या कहा, इसे कहा हमने जॉइंट पीडीएफ ऑफ एक्स एंड वाई। अगर इस जॉइंट पीडीएफ से आप एक्स और वाई के इंडिविजुअल पीडीएफ को निकालिएगा तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों मार्जिनल पीडीएफ कहलाएंगे। ठीक है, सवाल ये उठता है आप कैलकुलेट कैसे कीजिएगा, तो एफ एक्स एक्स जो हो जाएगा दिस विल बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डी वाई, वाई के टर्म से इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको सिंपली वाई खत्म हो जाएगा, एक्स बचेगा, और एफ वाई वाई जो होगा दिस विल बी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक्स के टर्म से इंटीग्रेट कर दीजिए, विल गेट मार्जिनल पीडीएफ फॉर वाई। अब देखिए, ये जो एक्स और वाई है, अब एक बात ये भी हो सकती है कि स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। इफ एक्स एंड वाई आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, if x and y are statistically independent, then उस केस में क्या आ जाएगा, एक्स वाई अगर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है तो उस केस में क्या हो जाता है, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट का मतलब आप लोग को हम बता चुके हैं, स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि occurrence of x does not affect the occurrence of y, या the occurrence of y does not affect the occurrence of x। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। तो उस केस में आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में हमने क्या कहा था, ए और बी दो इवेंट है, दोनों का स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है, तो दोनों का जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होता है सिंपली पी ए इंटू पी बी हो जाता है। याद है आप लोगों को स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट के लिए? तो यहां पर क्या है कि जो ये जॉइंट पीडीएफ होगा, नो दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर एक्स और वाई स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है देन देयर जॉइंट पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ जो है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल पीडीएफ। समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्या भाई आवाज आ रही है ना तुम लोग को? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जॉइंट रैंडम वेरिएबल, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जॉइंट रैंडम वेरिएबल देखते हैं, और ये कहता है कि एफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू, ये डिफाइन किया कि 1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1
x की वैल्यू लाई कर रही है x1 से x2 तक और y की वैल्यू लाई कर रही है y1 से स्मॉल x हो जाएगा, स्मॉल y हो जाएगा, y1 से y2 एंड दिस इज 0 elsewhere. How will you plot this? तो ये x है, ये y है, ये fxy है, ठीक है। तो यहाँ दो वैल्यूज ले लेते हैं हम, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज y1, दिस इज y2। ठीक है, इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में दिस इज अ सरफेस over the region। पता नहीं ये 3D फिगर कैसा बना, कुछ समझ में आ रहा है? हा? तो ये आपका जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जॉइंट पीडीएफ। सरफेस ओवर अ प्लेन, देखो ये प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ही सरफेस है, कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, फिगर ठीक बना है ना? यस सर, यस सर। ये आपका सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर जो है ये आपका रीजन है, ये आपका जो है जॉइंट पीडीएफ है। और ये जो जॉइंट पीडीएफ है, ये इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, इसकी जो वैल्यू है, और दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1। ये पूछ रहा है, अब ये आपको दिया हुआ है। अब पहले हम देखते हैं कि ये स्टैटिस्टिकली x और y दोनों स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, अच्छा, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जॉइंट रैंडम वेरिएबल। अब हमें देखना क्या है कि वेदर दिस इज स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट और नॉट। देखो f पे x x क्या हो जाएगा बताओ तो। देखो y कहां से कहां वेरी कर रहा है, y2 से y1, y1 से y2, और x वेरी कर रहा है x1 से x2। तो fx कैसे निकालेगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी fxy xy dy, ऐसे निकालेगा। तो y की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, बोलिए y1 से y2 वेरी कर रही है। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1, ठीक है, dy। तो दिस इज सिंपली इक्वल टू, आप कीजिएगा इंटीग्रेट करके तो y2 माइनस y1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, सिमिलरली ये तो समझ में आ रहा है, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है इसे। fy विल बी इक्वल टू 1 अपॉन y2 माइनस y1। तो यहां पर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज fxy xy दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू 1 अपॉन y2 माइनस y1, और बाकी जो रेंज दिया है वो नहीं लिख रहे हैं, बस यही रेंज में, इस रेंज को हम यहाँ लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू fxx इंटू fyy। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हमने निकाला ये दोनों क्या था, ये दोनों मार्जिनल पीडीएफ था। अब क्या मिल रहा है हमें, ये जो जॉइंट पीडीएफ मिल रहा है, दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनल पीडीएफ। इसका मतलब क्या है, हेंस हम लिख सकते हैं कि x एंड y आर statistically independent. Why? Because joint PDF is product of the marginal PDFs of x and y.
ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग एक रैंडम वेरिएबल और ले लेते हैं, जॉइंट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं या जॉइंट गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स। जॉइंट गॉसियन, तुम लोग थक तो नहीं रहे हो? हाँ, सब गायब हो गए क्या? नो सर, है समझ रहे हो ना? नो जहाँ पे थकने लोगों को सर, बोल देना। ओ अभी अच्छा सर, है भी। ठीक है। दो ही आवाज आ रही है, विपुल एंड गौरव। ये सर 2 ही लोग हैं, पूजा गायब। उसका डेटा खत्म हो गया है। चलो ठीक है। अब ना रात में क्लास नहीं लेनी चाहिए, आप लोग डेटा खत्म कर देते हैं रात तक। चलो ठीक है, इसको खत्म करते हैं। मोमेंट ऑफ जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, इसलिए क्योंकि फिर थोड़ा रिवाइज करो तुम लोग। अब इसे हम लिखते हैं 1/2 पाई e raised to power minus x square plus y square by 2। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 पाई e raised to power minus x square by 2 into 1/√2 पाई e raised to power minus y square by 2। सही है ना? देखो ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया, आप डायरेक्टली नहीं लिखते, इंटीग्रेट करके भी कर सकते थे जैसे हमने पिछली बार किया था। तो दिस इज सिंपली एफ एक्स एक्स, ये आप इंटीग्रेट करके ही कीजिएगा एक्चुअल, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिस इज सिंपली इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई। तो जॉइंट गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स, जो अगर दो जॉइंट गॉसियन रैंडम वेरिएबल मिल रहा है तो इसके अंदर जो एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल्स होंगे, दैट इज एक्स एंड वाई, for this joint Gaussian random variables are statistically independent। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप जॉइंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ले लीजिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स लीजिए या जॉइंट गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स लीजिए, इन दोनों ही केसेस में एक्स एंड वाई जो होता है दे आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। समझ गए आप? चलिए यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस फॉर जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स। स्टैटिस्टिकल एवरेजेस का मतलब होता है मोमेंट्स ऑफ जॉइंट रैंडम वेरिएबल्स। तो ये एक अलग सा टॉपिक है, थोड़ा आगे का टॉपिक है। तो यहाँ पे जाने से पहले आप लोग को अभी तक जो कुछ बताया आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और थोड़ा सा मोमेंट्स को आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर दो ही चीजें हैं, या तो मोमेंट निकालेंगे या फिर हम लोग सेंट्रल मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये दो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। कल क्लास नहीं लेंगे हम, क्योंकि कल थोड़ा सा हम बाहर हैं और स्टेशन है, तो फिर हम जो है कल शायद शाम तक हम आ नहीं पाए। तो होपफुली परसों आप लोगों की क्लास होगी सेम टाइम पे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर ओके सर। टुडे। गुड नाइट। गुड नाइट सर। रिवाइज जरूर कीजिएगा आप लोग। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट।